आपका सबका टीवी9 भारतवर्ष पर आज अड़ी वहां से जो असल में फिनिशिंग लाइन है, ये है बिहार विधानसभा। और बिहार विधानसभा के बिल्कुल सामने ये टीवी9 भारतवर्ष की हाईटेक बस। ये फिनिशिंग लाइन यहां खड़े होकर अगर आपको देखते हैं तो ज्यादा क्लियर विजन मिलता है कि ये जो दौड़ है, जिसकी चुनावी होड़ है, उसमें कौन कहां है। होड़ में कम से कम अपना सीएम फेस बताने के मामले में और अपना घोषणा पत्र पहले लाने के मामले में तेजस्वी यादव ने बाजी मारी है, लेकिन क्या ये चुनावी बाजी मारने में भी उनकी मदद करेगी? आज इसी के इर्द गिर्द करेंगे चर्चा। हमारे साथ जो होने वाले खास मेहमान, आइए उनकी तरफ आपको लेकर चलता हूं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मेरी ये इल्तजा है कि अब वो पोडियम की तरफ आ जाएं। ये देखिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आज तो खास तौर से मृत्युंजय तिवारी जी से ये चर्चा करने का दिन है कि ये घोषणा पत्र कितनी नैया पार लगाएगा। आप इधर आ जाएं सर। हाँ, कुमार सौरभ हमारे साथ यहाँ जन सुराज पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं, और हमारे साथ परिमल जी भी जुड़ रहे हैं जो कि जनता दल, आ जाइए जरा, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से वो भी अपनी बात रखेंगे। और आज की बड़ी खबर यही है कि मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया और इसे नाम दिया गया तेजस्वी प्रण पत्र। अब कई सालों से आप ये देख रहे हैं कि एक खास तरह का चलन है कि अब मैनिफेस्टो पर से लोगों का भरोसा उठ गया। पहले जो ये घोषणा पत्र नाम से डॉक्यूमेंट्स लाए जाते थे चुनावों के दौरान, जिसमें कहा जाता था कि हमारी सरकार बनी तो ये तमाम काम हम करेंगे, अब उसे नए नए नाम दिए जा रहे हैं जिससे जनता को ये बोध हो कि ये सिर्फ हमारा एक दस्तावेज नहीं है, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा प्रण है, ये हमने कसम खाई है, ये हमने अहद उठाई है। तो क्या वाकई ये कसम, ये अहद जनता के लिए निभाने की बारी आने वाली है? किसको ये कॉन्फिडेंस लग रहा है और किसने ये कॉन्फिडेंस अपने मैनिफेस्टो में भी झलकाया है? आज चर्चा इसी के इर्द गिर्द होगी। जनता जनार्दन हमारे साथ छठ के 4 दिनों के व्रत के बावजूद, थकान के बावजूद यहां पहुंच रही है, और बहुत सारे लोग तो यहां पहुंच गए हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं छठ पर्व की, और उसके बावजूद, थकान के बावजूद यहां वक्त निकालकर आप सब पहुंचे हैं, इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन। आइए अब वो चर्चा जो आप सब देखना चाहते हैं। अड़ी में सबसे पहले ये खबर देखिए जरा, महागठबंधन ने जारी किया अपना घोषणा पत्र और इसे नाम दिया तेजस्वी प्रण पत्र। इसमें कई तरह की महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। खास तौर से युवाओं को रोजगार देने के बारे में बात की गई है, और यह भी कहा गया है कि जो बेरोजगार रहेंगे उसके बावजूद उनको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। लेकिन साथ में चुनाव की मशीनरी को भी आड़े हाथों लिया गया है। क्या कहा है आज तेजस्वी यादव ने जब जारी किया उन्होंने यह घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण पत्र के नाम से? पहले वो देखिए। बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। इंस्ट्रक्शन में वीसी में आया है कि जो भी 60% से ज्यादा वोट जिस बूथ पे पड़े हैं, जहां जहां महागठबंधन के मजबूत बूथें हैं, वहां स्लो पोलिंग कराई जाए, स्लो पोलिंग कराई जाए। जो हमारा प्रण है, प्राण भी निछावर कर करके अपने प्रण को हम लोग इस बार पूरा करेंगे और बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का काम करेंगे। अभी से ये बातें क्यों कही जा रही हैं? अभी से क्यों कहा जा रहा है कि चुनाव की मशीनरी में ऐसे ऑफिसर्स जो कहीं बायस्ड हैं उनको बता दें कि हम इस पर निगाह रखना है? ये सब बातें तो असल में अगर आपके रिजल्ट्स आपके माकूल ना हो तब के लिए ये बातें रखी जाती हैं। मृत्युंजय जी, अभी से इन बातों का सहारा? देखिए, पिछली बार 2020 में सबको पता है, बिहार वासियों को, देशवासियों को, आप लोगों को भी, वोट की चोरी तो की ही गई, रात के अंधेरे में सीट की चोरी भी हुई थी, और इस बार भी एसआईआर के माध्यम से जो मंशा थी वो भी पकड़ी गई। तो इसलिए श्री तेजस्वी यादव जी के पास पूरा प्रमाण है, और उन्होंने कहा कि किस तरह से जो वहाँ से सेंट्रल से भेजे गए हैं अधिकारी जो यहाँ हैं, वो निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराएं, पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर गड़बड़ियाँ हुई, जहाँ जहाँ 60% वोट उससे ज़्यादा महागठबंधन के पक्ष में हुए थे, वहाँ ये प्लानिंग है कि वहाँ का वोट जो है प्रक्रिया
उसको थोड़ा धीमा करा दिया जाए, स्लो करा दिया जाए। इसके खिलाफ तो आवाज उठानी होगी। लोकतंत्र की जननी में कोई लोकतंत्र का गला घोट दे। आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं मृत्युंजय जी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। 5 साल सरकार चल गई सर, 5 साल सरकार चल गई। वो जो आपने रात के अंधेरे की बात कही, उस अंधेरे के बाद उजाला हो गया, उजाले के बाद सरकार चल गई, और अभी आप कह रहे हैं कि ये वोट चोरी होगी। उधर तो ये कहा जा रहा है आज सर पोस्टर में राहुल गांधी छोटे दिखाई दे रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस की छवि चोरी कर रहे हैं। यहाँ पोस्टर के तस्वीर पर कोई लड़ाई ही नहीं है। लड़ाई है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने की। पढ़ाई, पोस्टर पर वो लगे हैं जो हाथ और गले मिला लिए, तो आज दिल नहीं मिला है। यहाँ हाथ और गले नहीं, दिल मिला हुआ है। ये संकल्प है श्री तेजस्वी यादव जी का, बिहार को बनाने का, बड़ी बात बिहार को बचाने का। मृत्युंजय जी जब ये कह रहे हैं कि यहाँ दिल मिले हुए हैं, तो वो दिल वाले यहाँ दिल्ली में क्यों हैं, यहाँ क्यों बिहार में दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। कल हमारे ही मंच पर TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में हमारे संवाददाता रूपेश के साथ बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा था कि जब हम घोषणा पत्र जारी करेंगे तो प्रियंका भी होंगी। प्रियंका आज थी क्या वहां, आपने तस्वीरें देखी हैं, और दिल मिले हुए हैं क्या, ये तो दूसरा मुद्दा है। लेकिन अब जरा मैं डॉक्टर निखिल से आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर निखिल आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए यहां पर मौजूद हैं। आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। पोडियम मैंने कब्जा करके रखा हुआ था सर, लेकिन आपके आते ही मैं देखिए किनारे खड़ा हो गया हूं, और यहां पर देखिए ये रस्सी है, ये बाधा दौड़ है, लेकिन जनता के बीच में जाता रहूंगा इस बाधा के बावजूद। कुमार सौरभ में भी बीजेपी वाले कब्जा कर लेते हैं। नहीं, अभी तो मैंने अभी कब्जे की तोहमत मैंने अपने ऊपर ली है। और इनको निखिल भाई को हमने बीजेपी को कहा ये हमारे भाई है। तो आप देखिए दोनों तरफ भाइयों से घिरे हुए हैं, एक तरफ जेडीयू है और एक तरफ भाई। नहीं वैसे एक बात बताइए, भाई भी हमारे लड़ाई में साथ है। नहीं तो ये बिहार को बचाने की लड़ाई में दोनों भाई साथ हैं। तो ये बताइए इनमें से ज्यादा प्यारा भाई कौन सा है जिसके साथ वक्त आने पर आप गले मिल सकते हैं? देखिए प्यारा भाई बिहार की 14 करोड़ जनता, जो हमारे युवा साथी हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके आंखों में वो दर्द है, वो आंसू है, जो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? ये दर्द निखिल भाई को भी है, ये दर्द इनको भी, हम समझ रहे हैं, लेकिन कैमरे पर नहीं बोलते हैं, वो जंगल राज की के बाद बोलते हैं। वो कहते हैं तब लेकिन मैं अभी यहाँ पर भटकने नहीं दूंगा, जरा मैं इसको आगे लेकर चलने चाहता हूँ। निखिल जी हमारे साथ जब यहाँ मौजूद हैं, एक बात कही जा रही है कि जब भी इस समय महागठबंधन, वैसे तो महागठबंधन अब इसको कहना चाहिए क्या, क्योंकि नीतीश कुमार जब थे उनके साथ तब इसका नाम दिया गया था महागठबंधन, आज भी इसको इन नाम से बुलाना चाहिए क्या, एक दूसरा सवाल है। लेकिन जब भी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है महागठबंधन की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ सारे तीर छोड़े जा रहे हैं, जेडीयू को कहीं किनारे क्यों हम देख रहे हैं, ये भी एक सवाल है। एक मिनट, एक आपको हम करेक्ट कर दें। ये देखिए इसमें स्पष्ट है, संकल्प पत्र है इंडिया गठबंधन का। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है महागठबंधन नहीं है, महागठबंधन है, जनता का गठबंधन है, इसलिए महागठबंधन है। तो महागठबंधन भी है और संकल्प पत्र है इंडिया गठबंधन का, इंडिया गठबंधन है। अच्छा, राहुल गांधी जी की भी तस्वीर है सभी दलों के। मैं तो एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस का भी स्टूडेंट रहा हूं, उसमें बड़ा क्लियर समझाया जाता है कि मैसेजिंग एक रहनी चाहिए। महागठबंधन भी है, इंडी गठबंधन भी है, इस तरीके से मैसेजिंग कंफ्यूज करती है। महागठबंधन है, पूरे बिहार की जनता का गठबंधन हमारे साथ है, इसलिए महागठबंधन। अच्छा ठीक है, ये आपको कैसा लगता है, थोड़ा आप पे तीर ज्यादा छोड़े जा रहे हैं, और नीतीश जी को कभी कहा जाता है अन्याय कर रहे हैं आप उनके साथ, कभी कहा जा रहा है कि नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन सीएम बनाएंगे कि नहीं कोई नहीं जानता। तफसील से सुनिएगा, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए अलायंस का नेतृत्व कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम सभी एनडीए गठबंधन के साथ ही ये स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, वोट चोरी यात्रा पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से लीड लेने की कोशिश की, आरजेडी को पीछे धकियाने की कोशिश की, तेजस्वी यादव के पॉइंटर्स को, तेजस्वी यादव के सजेशंस को भी इग्नोर किया, आज पूरी तरह से धराशायी नजर आती है कांग्रेस पार्टी। और आज पिद्दी की दुम कहें या पिग्मी कहें, राहुल गांधी को पिग्मी बनाकर छोड़ दिया है आरजेडी ने। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट महागठबंधन की ओर से किया गया, मैं कहता हूं कि यहां सीएम और डिप्टी सीएम का तो वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे, घोषणा तो उनको करनी है जिनका मुख्यमंत्री नहीं है। ये बात गृह मंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह जी को क्यों नहीं बता देते हैं?
भारत वो के क्यों नहीं प्रधानमंत्री बताते जी, हैं? मजे की बात नहीं भारत है। के प्रधानमंत्री जी, हाँ। गृह मंत्री जी, सबने ये बातें कही है नीतीश कही कुमार है? जी के नेतृत्व कब को लेकर कही है? के। एक उदाहरण दिखाइए। एक बात मैं एक कहता हूं उदाहरण कि दिखाइए। इसी में एक बात आ गई है कि विधायक दल नेता चुनते हैं। एक सिंपल प्रोसेस की बात कर सकते हैं एक जगह आपको रोक के अगर मैं डॉक्टर निखिल एक टेक्निकलिटीज में बात हम मृत्युंजय जाएं, जी को बोल दूं। लेकिन नीतीश मृत्युंजय जी, कुमार जी अभी बिहार के अभी फ्री मुख्यमंत्री स्टाइल हैं। होगा हमारा बाद में, एक दूसरे के साथ फ्री स्टाइल भी आपकी अभी लेकिन एक एक करके मैं सबकी बातें भी जरा समाहित कर लूं इसमें। एक तरफ आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि तफसील से सुनिएगा, तो एक बात आपने ध्यान से देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी को इस समय कांग्रेस की चिंता हो रही है, और इधर महागठबंधन में तेजस्वी को चिंता हो रही है किसकी? नीतीश की। ये क्या कहलाता है भाई साहब, ये भी समझेंगे सियासत में। लेकिन उससे पहले कुमार सौरभ जी, आप थोड़ा सा इसको थोड़ा और डिस्टेंस से दोनों पालों को देख रहे हैं और खुद की पोजीशनिंग भी देख रहे होंगे। ये त्रिकोण वाकई बन रहा है या दो ही पाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो जनसुराज जिस प्रकार से बिहार के सभी 243 सीटों पर लड़ रही है और पूरी मजबूती से लड़ रही है। आपको याद होगा कि मेरी पार्टी को बने सिर्फ 1 महीने हुए थे। अक्टूबर में पार्टी बनी थी, नवंबर में चुनाव हुआ था और हमें 10.2% वोट आया 1 महीने में। अब 1 साल में ये 10.2% कहां पहुंचने वाला है, ये 14 नवंबर को आ जाएगा आपके सामने। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है दिनेश जी कि बिहार 35 वर्षों से सिर्फ घोषणाएं तो सुन रहा है। 15 वर्ष हम वो दौर देखे हैं जब शाम 6 बजे के बाद चलना बिहार में मुश्किल था, नरसंहारों का दौर था, किडनैपिंग का रैंसम सीएम आवास से नेगोशिएट होता था। पानी बह गया सर ना तब ना के ना बाद ना से। ना नहीं ना, बहा? एक मिनट अभी हाँ, आते हैं। हाँ। और देखिए 20 वर्ष से बिहार का दुर्भाग्य कि आज विगत 20 वर्षों में जो वादे किए गए बिहार के विशेष रूप से लोगों के साथ, और एक तरफ कहा जाता है कि देश का, विश्व का सबसे युवा देश भारत, और भारत का सबसे युवा राज्य कौन? बिहार। उस बिहार में लगभग इन्हीं की रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट नहीं कोट कर रहा, नीति आयोग और इनका कास्ट सेंसस, उसमें लगभग 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी प्रति दिन की आय 200 रुपए से कम है। नहीं, वैसे आप ये जो कह रहे हैं, अगर मैं और- युवाओं को केवल फोकस करूं, जी। रोजगार की बातें दोनों तरफ से की जा रही हैं। जी। जो मौजूदा सरकार है उसने उससे जो हो सकता था वो सर। किया, लेकिन आप कह रहे हैं हम पलायन रोकेंगे। अब उसी पे आ रहे हैं। हाँ। पहले उस पे आ जाते हैं, फिर पलायन पे आते हैं। पहला अब इधर से आया है 2 करोड़ नौकरी। 2 करोड़ नौकरी का मतलब होता है अगर 20,000 रुपए जो है महीने का, 12 पार्टी महीने। बता रही थी कैलकुलेशन। सर, अरे ये रविशंकर हमारा प्रसाद, कैलकुलेशन ये ये भी आपका चला कैलकुलेशन लिया। फिर उन्होंने लिया था। 1 मिनट, 20,000 रुपए प्रति माह 12 महीने में 4,80,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा आता है। बिहार का बजट कितना? 3,17,000 करोड़। बिहार की जीडीपी कितनी? 10,97,000 करोड़। ये कैसे दोगे भाई? आज देखिए सर, आयरनी, आपको रोक के दो आयरनी सुन रहा हूं। 10 सर। एक सेकंड, ये घोषणा पत्र आपके सामने रख दूं जरा, आज वाला घोषणा पत्र प्लीज इसको फ्लैश कीजिए। ये घोषणा पत्र दिखाइए, तेजस्वी ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या कहा, ये आपके सामने फ्लैश हो रहा है। शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, फसल कर्ज माफी की जाएगी, 200 यूनिट तक बिजली जो है गरीब परिवारों की माफ की जाएगी। यह भी कहा जा रहा है 1,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे उनके रोजगार के मौकों के लिए, यह भी कहा जा रहा है। और यह बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें खास तौर से युवाओं को, गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को ध्यान में रखकर घोषणाएं हुई। लेकिन कोई घोषणा पत्र इन तमाम वर्ग के लिए कुछ ना कुछ घोषणाओं के बगैर पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि आयरनी की बात हो रही थी, जरा मैं यहां पर कुमार सौरभ को रोककर एक बात समझ लेना चाहता हूं। एक बात ये आपसे सर, जेडीयू से अभी मैं ये भी देख रहा था जब कुमार सौरभ कह रहे थे, हालांकि इसका मेंशन नहीं करना चाहिए लेकिन कर देता हूं, थोड़ी सी कान में बातें मृत्युंजय जी से आपकी हुई, फिर मैंने देखा थोड़ी सी निखिल जी से भी हुई। इस दौरान आप लोगों की बातचीत वैसे जो चल रही है, सौहार्द का भी मैं मुरीद हूं। लेकिन सर ये बताइए, ये इस पूरे मामले में जेडीयू को जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जेडीयू रही तो बड़ी फॉर्मिडेबल फोर्स है, लेकिन अब उसमें धीरे धीरे जो फोर फ्रंट में पार्टी आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी आती जा रही है, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैंने कई मंचों पर कहा और एनडीए के तमाम जो हमारे घटक साथी हैं वो भी इसको स्वीकार करते हैं कि एनडीए के सबसे बड़े एसेट नीतीश कुमार हैं और एनडीए में नीतीश कुमार की स्थिति सोलर सिस्टम में सूरज की तरह है। जो नीतीश कुमार ने काम किया उसके आधार पर हम जनता के बीच जाते हैं और एनडीए के सभी घटक दल जाते हैं। और अब प्रश्न उठता है जो जिस टॉपिक्स पर आपने इस तरह के जो तेजस्वी प्रण, बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। देखिए, महात्मा गांधी ने प्रण किया था, राजा राम मोहन राय ने प्रण किया था,
हमारे नीतीश कुमार ने निश्चय किया था 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसके तहत हम लोगों ने 50 लाख रोजगार और नौकरियां उपलब्ध कराई। तो तेजस्वी प्रण, हु इज तेजस्वी, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ तेजस्वी? देखिए, तेजस्वी यादव जैसे हम समझते हैं कि लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के आधार पर, माई समीकरण के आधार पर एक मानसिक दोहन कर 15 वर्ष पति पत्नी का शासन स्थापित करने का काम किया। सर अभी वाली और मैं नहीं नहीं मैं आई एम रिटर्निंग बैक, आई एम रिटर्निंग बैक। नहीं नहीं मैं रिटर्न हो रहा हूँ। यस यस, मैं सभी टॉपिक्स पर बतलाऊंगा। हाँ हाँ, कभी कभी आप लोग जैसे पत्रकार बंधु बोलते हैं कि 20 वर्ष की बात आप क्यों कहते हैं, 15 वर्ष की बात, संगठन की बात क्यों कहते हैं? तो आज महागठबंधन में सबसे बड़ा दल राजद है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो चारा घोटाले की किंग पिन है, और न्यायालय ने उनको कारावास की सजा सुनाई थी। यदि बिहार की जनता संविधान सम्मत है, बिहार की जनता को संविधान पर विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है, अभी भी 10 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में जज साहब चिल्लाएंगे कि 420 का आरोपी तेजस्वी यादव हाजिर हो, उस समय बिहार की जनता और महागठबंधन का अभी नहीं हो गया है सर, अभी नहीं हो गया है, अभी 2-3 साल में नहीं हो गया है सर। 4 सीटें, आप जब जेडीयू गया था महागठबंधन बनाने के लिए, तेजस्वी के पास हाथ मिलाने के लिए, तब भी ये सब चल रहा था सर। फिर बतलाता हूं, अचानक यूरेका मोमेंट नहीं है सर। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, नीतीश कुमार जी समाजवादी है, और उनकी विशेषता है कि वो चाहते हैं कि विपक्ष भी मजबूत हो और पक्ष भी मजबूत हो, और सभी व्यक्तियों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो। हम लोगों ने मौका दिया, क्योंकि लालू लंबे समय तक जेल में रहे, जेल में रहने का सुधार होना चाहिए। जब तेजस्वी जी यहाँ आए तो गलत बयानबाजी करना प्रारंभ, अभी आपने कहा 5 लाख नौकरियों की बात, मैं आपको बता दूं, लेते चलते अभी आ रहे हैं, और आप जो क्रॉस के लिए कह रहे थे ना, मैं क्रॉस, लेकिन एक बात, अभी मैं जा रहा हूं जनता के बीच में, लेकिन उससे पहले आपको जरा ये खबर दिखा देता हूं। ये खबर देखिए, महागठबंधन के घोषणा पत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया है। क्या कहा है भारतीय जनता पार्टी ने, जरा वो भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्या इससे कौन सा पहाड़ खोदा गया और कौन सी चूहिया निकली है, ये भी समझेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो बताएं पैसा कहां से आएगा। यही तो कुमार सौरभ भी कह रहे हैं, कहीं एक जैसी बातें कही जा रही हैं क्या। और आगे देखिए, ये सिर्फ घोषणा वाला मैनिफेस्टो है। इसको लेकर एक बात और कही जा रही है कि ये जो घोषणा वाला मैनिफेस्टो है, ये निभाने की बारी नहीं आएगी। ललन सिंह ने ये बात कही है, मैं नहीं कह रहा हूं। ललन सिंह ने कहा है कि ये तो असल में घोषणा निभाने की बारी नहीं आएगी, निभाने की बारी तो तब आएगी जब सरकार बनेगी। लेकिन अब जरा ये देख लीजिए जल्दी से, पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है, सम्राट चौधरी ने क्या कहा, देखिए, उसके बाद चलते हैं जरा यहाँ पैनल के पास और जनता के पास। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस तरह का कोई व्यवस्था लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहाँ से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीजों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया, उसका क्या बार माफी मांगा, ये सब जानकारी देना होगा ना। लालू जी के अराजकता को जनता को बताना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, और इसके एक्सपेंडिचर को बताना भी पड़ेगा कि आप कैसे इसको स्थापित कीजिएगा, किन चीजों को करिएगा, और इस पर पूरा फोकस करना चाहिए। इसलिए ये सिर्फ घोषणा वाली जनता को बताना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, सम्राट ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो जनता जनार्दन है, आज छठ के 4 दिनों के पर्व के बावजूद यहाँ मौजूद है, साथ में घोषणा पत्र भी हाथ में लेकर ये साहब आए हुए हैं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहने को उद्यत हैं, समय हमारे पास कम है, इसलिए जल्दी जल्दी कहिए। देखिए, 14 नवंबर को जो है ना, बाल दिवस के रूप में नहीं मनाया जाएगा, जुआ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जुआ दिवस? जुआ दिवस मनाएगा 14 नवंबर का। जुआ क्यों? क्योंकि जितने जुआ है वो सब तेजस्वी को चाह रहा है, उनका मैनिफेस्टो पर। अरे भाई साहब, आप युवा कह रहे हैं, हमको जुआ सुनाई दिया। पहले हमने कहा दिवाली में जुआ की बात होती है, आप जुआ तो नहीं कह रहे। आप युवा दिवस के तौर पर, तेजस्वी यादव के लिए युवा दिवस के तौर पर मनाया जाए। अच्छा, आप क्या कह रही हैं मैडम? हम भी वही कह रहे हैं। देखिए, मेरे भाई जी ने वो बोले, पहले हम अपना पहचान दे देते हैं। मेरा नाम बिमला सिंह भारती है। हमारा कहना, मैडम, ये जो आप ये लालटेन का बैज लगाए हुए हैं, तो ये जो लालटेन का बैज है, ये आपका ये अभी पूछा गया कि लालटेन आज रेलेवेंट है क्या? आज तो रोशनी रोशनी है, लालटेन का अब क्या करना है? ये देखिए, लालटेन, हम लोग का जन्म हुआ था लालटने में, ये बॉल बत्ती में जन्म नहीं हुआ। लेकिन अब तो बोल बत्ती है। बॉल बत्ती है,
जाइए देहात में, पूरा बिहार का सर्वे किए हैं, पूरा बिहार में देखिए जा कर करके कि मोदी जी के और नीतीश जी के कार्य खिलाफ ऐसा हुआ है पूरा बिहार का। पूरे बिहार में बोल बत्ती नहीं है क्या? मैं आपसे जेडी और बीजेपी से समझूंगा, लेकिन हाँ बिल्कुल इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 25 से 30 फिर से नीतीश, और ये जंगल राज वापसी बिहार में नहीं होना चाहिए। ये बिहार की जनता, बिहार के युवा इसे नकार रही है। भाई साहब, कबड्डी वाला पाला लग रहा है, इधर वाले इधर और इधर वाले इधर लग रहे हैं, लगता है कुछ यहाँ पे मिक्स एंड मैच। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मेरा सवाल जदयू के आप छोड़ दीजिए काम। हाँ, मुझे जदयू के प्रवक्ता से है कि महागठबंधन में जब वो रहते हैं तो कहते हैं कि लालू यादव सामाजिक न्याय के प्रतीक है। पिछले चुनाव में ललन सिंह ने कहा था एक चुनावी भाषण में कि वो सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, और जब वो उससे अलग हो जाते तो वो कहते हैं चारा चोर है। उन्होंने मतलब भ्रष्टाचार के आरोपी बताते। तो आइए ये सवाल आपसे ले लेते हैं, इसको आप भी कैसे लेते हैं? और आप भी ये देखिए, हम लोग जनता दल यूनाइटेड के जितने भी साथी, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग नहीं बोलते, न्यायाधीश बोलते हैं कि ये इससे न्यायाधीश ने संविधान 2020 के चुनाव में भी था। ललन सिंह ने आपको अमित शाह जी ने भी कहा था चुनावी भाषण में कि नीतीश जी के लिए दरवाजे अब बंद हो चुके हैं एनडीए में वापसी के। फिर ये दोहरा रवैया क्यों अपना? अरे दरवाजा बंद था, अंदर से चिटकिनी नहीं लगी थी। आप भी महाराज इस तरह की बात, लेकिन ये क्यों करते हैं आप? ये इस तरह से सामाजिक न्याय भी, चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का भी मेरा, ऐसा क्यों कर लेते हैं? देखिए, मैं बतला दूं, बिहार निराशा के दौर में था, डार्क पीरियड। मतलब आपको बतला दें एक इन्फॉर्मेशन कि वाशिंगटन डीसी और जल्दी से अपनी बात कहिए, कुछ और सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में निकला कि डार्केस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिक रूप से नीतीश कुमार ने अंधेरा युग से उसको इनलाइटेंड एरिया में लाया। अब इसके बाद आपके पास नहीं आऊंगा। ये कह रहे हैं कि निराशा के दौर में बिहार था। 5 से 20 तक आपने शासन किया, फिर भी आप निराशा के दौर में चले तो क्या इसका मतलब आपने कुछ विकास ही नहीं किया? तो पहले जवाब आने दीजिए। मैं इन बंधु का नाम क्या है थोड़ा बताएं, और इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? सवाल पे रहिए ना। नहीं, बहुत अच्छी बात होगी। ये भी बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कम से कम जेडीयू की टिकट अब नहीं मिल सकती आपको, लेकिन युवा का मतलब आरोपी 420 का आरोपी नहीं। बिहार का मतलब आप लोग जैसे पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति, आप ऐसे पर्टिकुलरली बने। युवा का मतलब ये नहीं होता है कि भाई किसी बने पारिवारिक दायित्व का निर्वाह करने वाला। जवाब आ गया आपका, आप जरा इनका सवाल लेते हैं। मैं जेडीयू वाले और बीजेपी वाले दोनों से पूछता हूँ। बीजेपी वाले क्या कहते थे? जेडीयू वाले का डीएनए खराब है, इनका डीएनए अच्छा नहीं है। नाखून काट कर, बाल कबार कर नीतीश कुमार जी भेजते थे, और नीतीश कुमार जी कहते थे बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जरा हमको क्या कहलाता है ये रिश्ता? डॉक्टर निखिल, रिश्ता क्या है ये? देखिए, बिहार निश्चित तौर पर बड़े ही चुनौतीपूर्ण और संघर्ष के बाद यहाँ पहुँचा है, और बिहार में जो भी टर्न अराउंड हुआ है नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के दौरान हुआ है, इससे किसी को कोई इनकार नहीं। अति पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, कि जलेबी बन रही है, सीधा जवाब नहीं आ रहा है। जो महिलाओं का कल्याण हो। आप देखिए, आज ये वादा कर रहे हैं कि महिलाओं को हम नौकरी देंगे, जीविका की बहनों को 1 करोड़ 20 लाख हमारी बहनों को आज जीविका सिस्टम का पूरा नेटवर्क जो खड़ा किया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। 20% अति पिछड़ा समाज को जो पंचायती सिस्टम में आरक्षण मिला है, 35% महिलाओं को जो आरक्षण मिला है डॉक्टर निखिल बोल लेने दीजिए। ये बड़े क्रांतिकारी कदम है। एक सेकंड, अरे विपक्षी सही सुन तो लीजिए। डॉक्टर निखिल नहीं है भ्रष्टाचार का। 20 साल से हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे नीतीश भैया जी हैं, जे पलटू चाचा कहिए चाहे पलटू भैया कहिए, और कह देना चाहते हैं मोदी जी घर घर महिलाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं, 10,000 रुपए अकाउंट में आ गया, फिर भी आप नहीं। सुनिए ना, पहले हमारा पार्टी में रहते हैं राजद में, तो ये बालू माफिया चोर है, ये जानते हैं क्रिमिनल है, ये गुंडा है। और जब मोदी जी में डेरा डेरा करके सब रख दूध का धोवल हो जाता है। भैया सुन लीजिए, हाथ तो ना, अरे हाथ तो ना पकड़िए। देवी जी ने आपका सुन लिया। अब जरा ये जो कहा जा रहा है इसका गणित भी समझ लेते हैं। कहा यह जाता है असल में कि घोषणाएं करना बड़ा आसान होता है और घोषणाओं का जवाब जनरली नहीं देना पड़ता। यह भी कहा जाता है कि इस समय जनता माला माल है,
क्योंकि वादों की झड़ी लगी हुई है, बात का बाद में देखा जाएगा। लेकिन एक बात सर, ये गणित जो आप समझा रहे थे, ये गणित मैं यहाँ पे प्ले करता हूं जरा। ये गणित की ग्राफिक्स यहाँ पर रखिए। ये मानते हुए कि 3 करोड़ के आसपास ऐसे परिवार होंगे, परिवार में एक को नौकरी दी जाएगी, ये कम से कम एनडीए की तरफ से जो बात कही सर, मैं नंबर देता हूं। ये 25,000 मिनिमम मान रहे हैं आप, एक आदमी की तनख्वाह कितना मान रहे हैं? 20,000 और कम मान रहे हैं। मैं और कम मान रहा हूं। लेकिन हमने जो कैलकुलेट किया वो जरा फ्लैश कीजिए। ये गणित क्या कहता है जरा यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ये रहा, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। यहाँ पर हम फ्लैश कर रहे हैं। यहाँ तेजस्वी के वादे का गणित ये कहता है कि जो अभी बिहार का सालाना बजट है उससे बहुत ज्यादा चाहिए होगा, 4, 5, 6 गुना, 7 गुना तक ज्यादा चाहिए होगा। ये पैसे आएंगे कहां से? आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि आप 2 करोड़ ही ले लीजिए, जबकि वो 2 करोड़ 70 लाख परिवार हैं बिहार में। 2 करोड़ रुपए, 20,000 रुपए महीने, 12 महीने के लिए 4,80,000 करोड़। अभी परसों फिर से घोषणा हुई है। उन्होंने कहा एक्सपर्ट से तैयार किया, हमने ऐसे हवाई नहीं कर लिया है। बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं जिनको ये पता नहीं है कि 150% है, यही बिहार के बजट का दूसरे पे आ आते हैं। भैया परसों भी घोषणा किए हैं, उसका बजट है 35,000 करोड़। जीविका दीदी पर हम आ भी नहीं। देखिए परेशानी ये है, बिहार का बजट हम फ्लैश भी कर रहे हैं। परेशानी ये है कि भाई पिछले 35 साल से बिहार इसी में तो उलझा हुआ है। उन लगभग 3 करोड़ प्रवासियों का क्या, 2.5 करोड़ प्रवासियों का क्या, जो यहां से बाहर जा रहे हैं और उनके पास कोई ये नहीं है रोजगार का। उन लोगों का क्या जो बाढ़ की विभीषिका से पिछले 4 दशकों से जूझ रहे हैं, उनका क्या? कुमार सर, उनका क्या? बताइए, जो 200 रुपए प्रतिदिन के प्रशांत किशोर आय पर रहने को मजबूर नहीं, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब आप पलायन की और प्रवासियों की बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि गुजरात का सेट होगा और यहाँ बिहार का मजदूर जाएगा, नहीं, तो गुजरात के लड़के को तो पीएम तक बनवाने में पीके ने मदद की है इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे। सर बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है आपका। हमने ही नहीं, हमारे लड़के ने ही नहीं, बिहार ने भी किया है। 2014 में 31, 2019 में 39, 2024 में 30 सांसद हमने इसलिए थोड़े दिए थे कि गृह मंत्री आकर कहें कि बिहार में जमीन नहीं है। और क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देकर 1500 एकड़ अदानी को दे दीजिएगा, उसके लिए जमीन है। अरे हम लोग अपना जमीन डोनेट कर देंगे। अब मांगिए कितना जमीन चाहिए, पहले लाइए तो सही। अच्छा ये बताइए, जो 2 जगह पे इलेक्शन का कार्ड बना हुआ है उसको लेके क्या किया है? मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी यहां मंच से आकर 1 GB डेटा फ्री दीजिएगा। आप बताइएगा कि 2 मोबाइल कंपनियां थी, 200 हो गई। मुझे बताइए बिहार में कितनी आई? टीएमसी के लिए चुनाव में मदद कराने गए थे तब बिहार में बनवा लिया था क्या वोटर आई कार्ड? भाई मैं तो ये बोल रहा हूं कि भाई हमारा, आप ये तथ्यात्मक चीजें हैं, इसको आप झूठ नहीं बोल सकते। प्रशांत किशोर जी का जो मतदाता सूची में जो नाम है वो हमेशा से बिहार में रहा है। सिर्फ एड्रेस चेंज हुआ है जब वो बंगाल गए थे और फिर अभी भी बिहार का ही तो है। वहां भी बन गया है ना? नहीं बना नहीं है, सिर्फ एड्रेस चेंज हुआ है, एपिक नंबर सेम है। और इसको आप क्यों, आप प्रशांत किशोर को ऐसे मुद्दे पर तो नहीं घेर सकते। थोड़ा बीजेपी और आरजेडी वालों को और मेहनत करने की जरूरत है। हम ये सवाल पूछेंगे, आपको भागने नहीं देंगे। लेकिन बिहार के प्रति व्यक्ति की आय क्यों कम, आप कैसे देंगे नौकरियां? बिहार में 35 वर्षों से जो ये बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, ये बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। क्यों है भाई? अरे लेकिन चुनाव में ये भी देखा जाता है कि किस इंटेंट के साथ कौन काम कर रहा है। और अगर मान लीजिए एजेंसियां पूछती हैं, ऑटोनॉमस एजेंसियां पूछती हैं, अगर चुनाव आयोग पूछता है या अगर चुनाव आयोग को ये लगता है कि इस बारे में भी जवाब आना चाहिए, तो उसमें आप इनको क्यों घेर देते हैं? बिल्कुल नहीं घेर रहे हैं। मैं अभी ही जवाब दे रहा हूं 30 सेकंड में। पहला, उनसे संबंधित जो भी सवाल चुनाव आयोग से पूछे जाएंगे बिल्कुल साफ गोई से हम उसका उत्तर दे रहे हैं। एक प्रश्न आपके माध्यम से बिहार के लोगों के समक्ष कर रहे हैं। 30 सितंबर को आखिरी सूची जारी हो गई एसआईआर की। और अगर चुनाव आयोग कह रहा है 2 जगह नाम है, तो फिर एसआईआर कैसा कराया आपने? इसका जवाब भी देना चाहिए चुनाव आयोग को। अब वेस्ट बंगाल भी पहुंच रहा है ना? अरे बाबा, मैं वेस्ट बंगाल बाद में, पहले बिहार में जो हुआ है उस पर जवाब दे दो कि कैसे 2 जगह नाम रह गया। इसका जवाब कौन देगा भाई? कौन देगा इसका जवाब? एसआईआर में सब चीजें देखने के बावजूद लूप होल्स हो गए हैं। हम लोग तो सवाल नहीं उठाए, एसआईआर पर कभी विरोध नहीं किए। नहीं, लेकिन अब जिन्होंने विरोध किया वो तो 2 सितंबर के बाद से गायब हैं। भाई 50 दिन से राहुल गांधी कोलंबिया से लौटे क्या? अरे कोलंबिया से लौटे क्या? कॉफी बनाना सीखे, इमरती बनाना सीख लिए भाई। वो बड़े भाई, छोटे भाई, वो जो ड्राइवर और मृत्युंजय जी को बताया होगा। अरे भैया इनको शायद बताया होगा। मृत्युंजय जी को बताया होगा। मृत्युंय जी आ रहे हैं ना कोलंबिया से लौट के, 30 तारीख को आ रहे हैं। दिखे हैं आपको? 50 दिन से बिहार में दिखे हैं क्या? देखिए ये झूठ यही है। अरे तो सुन भी तो लीजिए मृत्युंजय जी को। एकदम कभी लोकतंत्र के इस महापर्व में बहुत सारे लोग तमाशा करने के लिए आते हैं, जो खुद चुनाव ही नहीं लड़ पाने का हिम्मत जुटा पाए, ये क्या जो है जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे।
देखिए, मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के साथ है। कौन क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा उससे मतलब नहीं है। हम लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लेकिन अभी घोषणा पत्र 30 तारीख को एनडीए का भी आ रहा है, ये खबर फ्लैश कीजिए जरा। अरे 30 एनडीए तारीख का को तो आज आ रहा है, तेजस्वी जी ने चुनौती दी है कि यहाँ तो सीएम फेस भी अनाउंस कर दिया गया और हम घोषणा पत्र भी ले आए। क्या ये वाकई एक तरीके की बाजी मार ली है नीतीश के ऊपर? तेजस्वी ने, नीतीश उनकी अगुवाई में, उधर एनडीए ने अपना सीएम फेस भी एज सच पूछे जाने के बाद ये नहीं कहा हम ठोक करके किसी भी सूरत में नीतीश ही बनेंगे। ये कहा गया कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहां कंफ्यूजन है। और दूसरा, यहां पर घोषणा पत्र भी आप देख रहे हैं सामने ले आया गया। तो जरा मैं ये भी समझना चाहता हूं, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या 2 दिन पहले घोषणा पत्र, 2 दिन बाद? या ऐसा होता है कि पहले देख लिया कि क्या क्या घोषणा पत्र में आया, उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई और घोषणाएं आगे कर दी गई? जरा देखिए एनडीए घोषणा पत्र के बारे में क्या खबर आ रही है। 30 तारीख को आ सकता है, सोर्सेस बता रहे हैं 30 तारीख को आ सकता है एनडीए का घोषणा पत्र। और इस घोषणा पत्र में जाहिर है वो तमाम घोषणाएं भी आपको दिखाई देने वाली हैं जिनके बारे में पहले ही मेंशन किया जा चुका है। लेकिन एडिशनली क्या क्या और देखने को मिल सकता है, और क्या नहले पर दहला मारा जाएगा घोषणा पत्र के मामले में भी एनडीए की तरफ से? ये एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर निखिल, ये बाद में क्यों करते हैं आप? पहले स्टडी करते हैं क्या विरोधी क्या कर रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ देखिए, मैनिफेस्टो कमेटी हमारे सभी गठबंधन दलों की बनी हुई है जी, और हमने साझी बैठक भी की है जी, और साझी बैठक भी सभी पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी की हो चुकी है और हमारा मैनिफेस्टो तैयार है। अब ये इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि हमारा उस दिन हमने तय किया है पहले से ही कि उस दिन घोषणा होगी। एक बात मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को कोई घोषणा नहीं करनी है। हमने काम किया है और उस काम के बुनियाद पर हम वोट लेंगे। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने 3.2 ग्रोथ रेट से 11 पॉइंट ग्रोथ रेट और 13.2 ग्रोथ रेट का सफर तय किया है। 30,000 करोड़ रुपए का बजट था, आज 3 लाख करोड़ रुपए का बजट होता है। आज देखिए कि बिहार कहां से कहां पहुंचा है। एक रिबटल उसके बाद बात पूरी कीजिएगा। एक रिबटल ले लीजिए। एक रिबटल। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बिहार की जनसंख्या के अनुपात में महाराष्ट्र की जीडीपी कितनी है? 40 लाख करोड़ से ऊपर। आप कर्नाटका की जीडीपी कितनी, तमिलनाडु की जीडीपी कितनी? ये कोई ऐसा प्रदेश नहीं है। और कंपेयर कहां से कर रहे हैं आप? नहीं, कंपेयर जो बीमारू में रहा है उसको लेके आप कंपेयर कर रहे हैं उधर से। अब उस पे बात कर रहे हैं, अब उस पे बात कर रहे हैं, बीमारू पे बात कर रहे हैं। नहीं, कंपैरिजन तो ठीक वाला होना चाहिए। आप जरा, आ रहा हूं कुमार सौरभ, आपके पास भी डॉक्टर निखिल। एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज मुझे भी अलाउ कीजिए। ये जरा दिखाने दीजिए मुझको अपने दर्शकों को कि पहले क्या क्या कहा गया था घोषणा पत्र में और किस वजह से किसको कितनी सीटा। घोषणा पत्र कितना महत्वपूर्ण होता है ये हम असल में समझना चाह रहे हैं। अब अगर आप देखें घोषणा पत्र 30 तारीख को बेशक एनडीए का आ सकता है, लेकिन जो वादे किए गए महत्वपूर्ण वादे वो आपके सामने रख रहा हूं। महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए का वादा, जीविका दीदियों के खाते में पैसे डाले जाने का वादा, 10-10 हजार, अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, अत्यंत गरीब परिवारों को 125 यूनिट फ्री बिजली, विधवा वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया और ग्रेजुएट बेरोजगारों को हर महीने 1000 रुपए। कहते हैं कि मैनिफेस्टो में या घोषणाओं में आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। लड़की योजना आपको याद होगा महाराष्ट्र में, उधर मध्य प्रदेश में भी जब सरकार बनी तो ये कहा गया कि शिवराज उस समय उनके नेतृत्व में चुनाव, हाँ ये भी नेतृत्व में चुनाव किसके लड़ा और सीएम किसको बनाया गया, ये बात ये जरा शिवराज जी वाली भी याद रखी जाए। लेकिन उधर भी आप देखिए कहा गया कि बहनों ने सपोर्ट किया इसलिए और उनके लिए जो घोषणाएं की गई। तो क्या कई बार इस तरह की योजनाएं बहुत गेम चेंजर होती हैं? और इस मामले में एनडीए क्या पहले, मैनिफेस्टो बेशक बाद में आ रहा हो लेकिन घोषणाओं के आधार पर बाजी पहले मार चुका है क्या? जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। इस पर आप लोगों की राय भी और आप लोगों के सवाल भी। जी सर। बिल्कुल सर, ये जो मैनिफेस्टो बन रहा है सभी लोगों का, ये सिर्फ दिखावा है। सिर्फ एक एनडीए ही है जो कि अभी जितना इम्प्लीमेंट योजनाएं कर रहा है वो बिहार में इम्प्लीमेंट हो रहा है और सबको मिल रहा है, उसका लाभ मिल रहा है। बाकी कोई भी चुनावी घोषणा हो रहा है, जो भी मैनिफेस्टो पार्टी बना रहे हैं वो कोई धरातल एनडीए के अलावा इधर वालों को किसी पे एतबार नहीं है। एक सेकंड, आप कहना दीदी आप नहीं, प्लीज बैठ जाइए। हमें पूछना है कि बिहार में आप वोट मांगते हैं और रोजगार देते हैं गुजरात में जाकर के, फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में जाके, अब 15 लाख रुपया का। आप आरजेडी का ये पहने हुए हैं लेकिन आप बात कुमार सौरभ वाली कर रहे हैं। यही बात अभी उन्होंने कही है। वो भी कह रहे हैं तो जन स्वराज पार्टी वाली बात कह रहे हैं आप। स्वराज वाले कह रहे हैं तो सरकार के जो रियलिटी है, सरकार के जो खिलाफ है वो सरकार ये बताए ना जदयू वाले की क्या किए हैं। और नीतीश जी को तो बेचारा बना के रख दिया है।
दवाई खिला खिला के उनको सेंसलेस कर दिया। ये कह रहे हैं कि दवाई, अरे दवाई तो स्वास्थ्य खराब होने में खेला। अरे आप, अरे ये मनगढ़ंत बातें मत कीजिए प्लीज। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपके पास आ रहा हूं, जरा ये इंफॉर्मेशन भी देख लीजिए, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। बात जब घोषणा पत्र तक आती है तो ये भी देखिए जरा कि पिछली बार क्या कहा गया था और उसके बाद मैनिफेस्टो में ये घोषणाएं करने के बाद कितनी सीटें आई या सरकार बनी या नहीं बनी। पहले जरा दिखा देता हूं मैं आपको आरजेडी के घोषणा पत्र में 2020 में क्या क्या था। हालांकि बहुत सारी सिचुएशन तब अलग थी, आपको मालूम है चिराग किसके तरफ थे या नहीं थे। अब जरा देखिए, 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा तब किया गया था, किसानों की एमएसपी और कर्ज माफी की बात की गई थी, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की बात की गई थी, स्मार्ट गांव बनाने की योजना की बात की गई थी। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर एक जगह पर खोलेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भर्ती हो, युवाओं को 1500 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ते की बात तब भी कही गई थी तेजस्वी की तरफ से। सामाजिक विकास और महिला सशक्तिकरण की बात की गई थी। 2020 में घोषणा पत्र के परिणाम, आरजेडी को 75 सीटें मिली, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर तो सामने आई, लेकिन गठबंधन की सरकार नहीं बनी। तो अब जरा बहुत सारी बातें, क्योंकि वही हैं जो पिछले बार के मैनिफेस्टो में भी थी, मैं मृत्युंजय जी से समझना चाहता हूं कि इस बार भी बहुत करीब आते आते मंजिल तो नहीं रह जाएगी। देखिए, आज श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि इस प्रण को, जो तेजस्वी प्रण है, सर ये इंडी प्रण क्यों नहीं है, ये तेजस्वी प्रण क्यों है? तेजस्वी प्रण ये है कि हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ही बनेंगे, तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। इसलिए जो सरकार के मुखिया होते हैं, जो कैप्टन होता है, वो प्रण लेता है, प्राण न्योछावर करके भी हम इस प्रण को पूरा करेंगे। तेजस्वी जी ने कहा है कि हमने वादा किया था 2020 में, तो ये सारे दोनों लोग हमारे जो दाएं बाएं हैं, जेडीयू बीजेपी वाले, क्या कर रहे थे आदरणीय नीतीश कुमार जी? ये कहां से पैसा लाएगा? जेल से लाएगा, पिताजी के घर से लाएगा, और संभव है तेजस्वी यादव जी ने जब सरकार में आने का मौका मिला डिप्टी सीएम के रूप में, तो संभव करके दिखा दिया। इसी गांधी मैदान में 5 लाख सरकारी नौकरी बंटवा दी, एक बात, 3.5 लाख प्रक्रिया, ये है संकल्प। बढ़िया बढ़िया मजबूत बात आप कह रहे हैं। एक बात, मतलब ये भाषण की तर्ज पे नहीं, आपसे दिल की बात पूछ रहा हूं, मैं आपसे दिल की बात पूछ रहा हूं। ये 4 लाख करोड़ के आसपास भी अगर बजट होता तो भी इस तरह से निभाना मुश्किल। अब फिर आप क्या कह रहे हैं, 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दे देंगे, ये कहां से आप करने वाले हैं, तो बता दीजिए। तेजस्वी जी ने कहा है, ये जो आज आया है हमारा संकल्प पत्र, तेजस्वी जी ने कहा है, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं हमारे विरोधी कि कहां से पैसा लाएगा, पहले तो ये सवाल वही 2020 में पूछते थे, अब ये 1 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे हैं, रोज चुनावी घोषणा करके जो सौगात बांट रहे हैं, ये बताएं कहां से पैसा लाएंगे? हम तो बताएंगे, एक सेकंड, तेजस्वी जी बताएंगे आपके पास आ रहा हूं, पैसा कहां से लाएंगे, ये भी हम बताएंगे। 10वीं की डिग्री नहीं बताएंगे, वैसे ही ये नहीं बताएंगे कि ये पैसे कहां से लाएंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं निखिल, अब आपसे यही जानना चाह रहा हूं मैं कि पैसों का अरेंजमेंट, ये वो सवाल उठाते हैं, हमारे पास इंटेंट है, उससे सब हो जाएगा। देखिए, सवाल उठाने के कारण थे, हमने कहां से सफर शुरू किया था। एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट निगेटिव था, -17 था भाई साहब। इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बनाइजेशन का, शहरीकरण का ग्रोथ रेट 0 था। और आज बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, और आज इस चुनौती के बीच हम क्या काम कर रहे हैं। निखिल जी, कुछ पूछ लूं जो आपसे, एक बात, समाज में सोशल सेक्टर, एक बात, आरके सिंह साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप नोटा पे वोट लगा देना भाई साहब, अगर आपको कोई समझ में नहीं, आप लोगों ने इतना काम किया है, आप ही की पार्टी के एक नेता को आरा में ये क्यों कहना पड़ रहा है आरके सिंह साहब को, नोटा को वोट दे देना, कोई भी अगर देने लायक नहीं है तो? इधर नागनाथ इधर सांपनाथ वाली बात क्यों करना पड़ रहा है उनको? देखिए, कोई इंडिविजुअल अगर सवाल कहीं से उठता है, उसका जवाब अनुशासन वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी देखेगी। हमारा अभी जो इस डिबेट का मुद्दा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने टर्न अराउंड किया है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव लिया है, आप देखिए अति पिछड़ा समाज कहां था, और आज पंचायती सिस्टम में 20% आरक्षण, 50% महिलाओं को आरक्षण, 35% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण, और आज जो जीविका बहनें 1 करोड़ 20 लाख, ये छोटी मोटी आबादी नहीं है। आज हमने उसको एक सोशल सेक्टर इनिशिएटिव के तहत मेन स्ट्रीम में फोर फ्रंट पर लाकर अच्छा, ये बताइए, नहीं, और ये क्रांतिकारी कदम है। और कर्पूरी ठाकुर जी को जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जाके अपमानित किया, हमने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर सम्मानित किया है। आप
देखिए कपटी ठाकुर कहने वाले बिहार की आवाम से माफी मांगे। कपटी ठाकुर कहने वाले बिहार की आवाम से माफी मांगे। तेजस्वी जी लालू जी का देन है। तेजस्वी जी तो खुद को कहने लगे हैं जननायक। अरे भाई जननायक जनता के देखिए, बीच में ये जो तो नायक टाइटल बनकर आता चोरी। है वो जननायक कहलाता है। आप भी तो जननायक हैं, लोकनायक आप भी जननायक हैं। चले हैं। देखिए ये भी जननायक है। जनता के प्रिय जो होंगे, जनता के दिलों पर राज आप करने नहीं वाला हैं। के चुनाव में जननायक, अगर कोई देखिए, जननायक की उपाधि का शब्दों उपयोग के- करता है, शब्दों ये के सरासर अलग अलग अर्थ होते कर्पूरी हैं। ठाकुर जी एक का अपमान कनक है। का मतलब, ये एक ऐसा नहीं कनक हो का सकता है। मतलब, ये कर्पूरी RJD ठाकुर को जी की ये स्टैचू लगी हुई है विधानसभा में। माफी मांगनी चाहिए। सर हमने रिबटल क्या कहा? कर्पूरी ठाकुर के फिर से अपमान मुझे के बाद कर्पूरी माफी ठाकुर मांगनी जी चाहिए। कर्पूरी जी को गालियां देने वाले कर्पूरी ठाकुर का भाई 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 अपमान किया। कल ही खोलने ये दीजिए हमको। तेजस्वी जी कर्पूरी की देन ठाकुर है। का अपमान दुनिया जी किसने हमको किया? कल ही खोलने दीजिए। एक मिनट एक अब सेकंड, देखिए, एक सेकंड। बैठिए भैया, बैठिए दीदी। अरे मैडम दीदी आप बैठिए बैठिए, बैठिए। हाँ जल्दी से। ऐसा है कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ। ये फिर से सर- देखिए हम मुद्दे पर ला रहे हैं कि भैया ये जो सोशल इंडिकेटर और बाकी चीजों की बात हो रही थी, कभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का नाम सुना है? बिहार में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बिहार की स्थिति क्या है? कुमार नीति साहब आयोग एक से सेकंड, एक पूछिए। सेकंड। यही नीति जब हमने आयोग से बताया कि पूछिए। आरजेडी ने क्या कहा था और 75 सीटें आई थी, एनडीए ने क्या कहा था, कितनी अरे सीटें आई थी, मैडम, जल्दी से काहे फ्लैश चिल्ला रहे हैं? आराम से कीजिए। बैठिए ना। एनडीए 2020 एनडीए के घोषणा पत्र में 19 लाख नौकरियों की बात थी, 3 लाख शिक्षकों की भर्ती की बात थी, आईटी सेक्टर में 5 लाख नौकरियों की बात थी, महिलाओं के लिए उद्यमी वित्तीय सहायता, 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात, 30 लाख पक्का मकान, कृषि डेयरी मछली पालन बढ़ाना, मुफ्त कोविड-19 उस समय बड़ा इसका कहर था, गांव-गांव सोलर सैटेलाइट की बात हुई थी। और इसका नतीजा क्या हुआ था कि 2020 में घोषणा पत्र का ये एक तरीके से अगर मैनिफेस्टो का असर होता है तो आप ये मान सकते हैं कि एनडीए को 125 सीटें मिली और वो सरकार बना पाई। तो मैनिफेस्टो में कही हुई बातें अगर असर रखती हैं तो सरकार के हिसाब से मृत्युंजय जी तो पिछली बार भी मामला उधर चला गया था। हमने पहले ही कहा अगर रात के अंधेरे में वोट चोरी के साथ साथ सीट चोरी नहीं की होती तो तेजस्वी सरकार होती, महागठबंधन की तो सरकार होती। इस बार भी इन्हीं सब में इस सहारा बार मिलेगा क्या आपको? नहीं, आप समझ लीजिए, हमारा वोट, महागठबंधन का वोट एनडीए गठबंधन से मात्र 12,000 12,500 कम था। और सीटों का कितना अंतर था आप देख लीजिए। आप बोल रहे हैं और आपकी कार्यकर्ता सुन नहीं रही हैं। चोर पार्टी, ऐसा क्यों? आप कह रहे हैं फिर भी नहीं सुन रही हैं। आप इधर उधर की बात मत कीजिए। नहीं, आपसे पूछ रहा हूं मैं। आप देखिए ना, इधर उधर ये की देखिए। बात नहीं कीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे वो क्यों कह रही हैं ऐसा? अरे वो तो किसको ठीक कह ही रही कर रहे हैं? हैं बेचारी। वो अरे हमारी जब माता आपकी है, पार्टी के नेता कुछ वो कह रहे हैं पीड़ा तो है, सुनिए उनको ना। दर्द है उनको, वो अपनी पीड़ा बता रही है। आपके कहने पे भी नहीं चाह रहे अरे हैं। हम सुन रहे हैं, लेकिन आपके सुनिए कहने पे तो उनका। सुनना चाहिए उनको। उनका हाँ। सुनिए। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री 20 साल से हैं, नीतीश भैया। अरे उनको तो बोलने देती, पहले नहीं, हमको मृत्युंजय जी को नहीं बोलने देना। हमसे पहले पूछिए। 20 बरस से थे तो कहे थे मोदी जी 15 लाख रुपया देंगी सारा महिला के खाता में और 10 करोड़ के नौकरी देंगी, कहे थे ना। आप जल्दी नहीं, ये देखिए, नहीं ये लंबी बात नहीं कर सकता क्योंकि वाइंड अप करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि वादे हो रहे हैं, घोषणा पत्र सामने आ जाएगा, उसके बाद लोग क्या कहेंगे? वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे माला माल हुआ या वादे पे तेरे मारा गया।